हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल। जैसे कि नाम से ही मालूम है, हम महिलाएं ये शो देश की आधी आबादी के लिए है और हर बार हमारी कोशिश होती है एक ऐसी महिला को यहाँ इनवाइट करने की जो आपके लिए इंस्पिरेशन हो। तो ऐसी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगी जानी मानी ब्यूटिशियन निशा लांबा जी, जो कि सोशल मीडिया पर खासी फैन फॉलोइंग रखती हैं और उनके काम के बड़े चर्चे हैं। साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ स्ट्रगल भी है। तो एक एक पहलू पर बात होगी। बिना वक्त गवाए मैं स्वागत करूंगी निशा लांबा जी का। बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, मैं तो जनरल भाषा में कह सकती हूँ कि आप ब्यूटिशियन के तौर पर पहचान बना रही है, लेकिन अगर आपका सोशल मीडिया जाकर देखूं तो वहाँ इतनी चीजें हैं कि मैं उनका ठीक से नाम भी नहीं जानती। आज आप हम महिलाएं के दर्शकों को समझाइए यहाँ तक का सफर कैसे हुआ। 19-20 साल आपको इस प्रोफेशन में हो गए हैं, कैसे ये खास पहचान बनी? थैंक यू वेरी वेरी मच। इतने प्यारे प्यारे शब्दों का आपने मेरे लिए इस्तेमाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे बैठ के अपनी बातें अपनी लोगों तक, अपनी ऑडियंस तक, अपनी बहनों तक पहुँचा पाऊँ। मैं इस कॉस्मेटिक कंपनी में अपनी जो ब्यूटिशियन लाइन है, इस लाइन में 19 साल से काम कर रही हूँ, दिन रात कंटिन्यू। मेरी एक कॉस्मेटिक कंपनी भी है, एज अ बिजनेस वूमेन भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। खलियात करके एक कॉस्मेटिक कंपनी है, वो जो मैंने ही लॉन्च की है। वो आपकी स्किन की रिपेयरिंग के लिए, आपकी हेयर की रिपेयरिंग के लिए हमने कंपनी की है। मैं फर्स्ट वूमेन हूँ जिसने इंडिया में हेयर एक्सटेंशंस को लॉन्च किया है। उसके बाद मैं इन्फ्लुएंसर हूँ जो 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा पब्लिक को कैरी करती हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ जिसमें मैं अपनी बहनों को मोटिवेट भी करती हूँ, और मैं एल्बम्स भी करती हूँ, गाने भी करती हूँ, एक्ट भी करती हूँ। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर चले जाऊं तो इन सब चीज़ों की झलकियाँ दिखती हैं। अच्छा, पहले हम महिलाओं की बात कर लेते हैं। हर महिला की ये चाहत होती है कि कामयाब तो मैं बनूं ही, लेकिन मैं खूबसूरत भी दिखूं। अच्छा, खूबसूरत की भी अलग अलग डेफिनेशन है। कोई चाहता है कि मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, कोई चाहता है मेरे लंबे बाल हो। लेकिन आज ब्यूटी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हर चीज़ का सोल्यूशन है। लेकिन जैसे आपने कहा हेयर एक्सटेंशन पहली बार मैंने शुरू किया, कैसे दिमाग में आया और कैसे आज जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं, कई वीडियोस भी शेयर करती हैं, दिल को अच्छा एहसास होता है कि हाँ, मैंने अपनी प्रॉब्लम तो दूर की, मैं आज लोगों के लिए इस प्रॉब्लम का समाधान हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली बात तो जीवन में जिसकी खटास होती है वही बता पाता है कि उसको भरना कैसे चाहिए। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा खटास थी, मैं सुंदर नहीं थी, और ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम से बट आप तो बहुत सुंदर हैं। बनाया गया है। अच्छा, ऐसे यहाँ तक पहुँचा गया है। ये आज का दौर नहीं है, बहुत पुराना दौर है जहाँ पे औरतों को एक मापदंड दिया जाता था, इससे लेवल से नीचे वाली औरत सुंदर नहीं होती है। ये सोसाइटी आदमी को नापे या ना नापे, पर लेडीज की ब्यूटी को जरूर नापती है। आंखें टेढ़ी तो नहीं है, बाल छोटे तो नहीं है, हाइट लंबी तो नहीं है, आपका रंग गोरा है या नहीं है, ऐसे करके रिश्ते भी नापे जाते हैं, ऐसे करके औरतों को भी नापा जाता है। आफ्टर मैरिज, मेरी बच्चे होने के बाद, जैसे नॉर्मल हर औरत बच्चा होता है तो अपने बाल खो देती है, स्किन खो देती है, बॉडी खो देती है, ऐसे मैंने भी सफ़र किया। जब मैंने इस चीज़ को सफ़र किया तो मैंने फील किया कि नहीं, ये मेरे माइंड पे हावी हो रहा है। सोसाइटी मुझे बता रही है कि आप बूढ़ी हो रही हो, आप बुढ़ापे में जा रही हो, आप सुंदर नहीं लग रही हो, आप डल लग रही हो, आपके बाल नहीं रहे, आप जवान नहीं रही, खूबसूरत नहीं रही। उस सोसाइटी ने जब मुझे ये बात बताई तो मुझे समझ में आई कि हाँ, मैं खूबसूरत नहीं रही। तो आप सोसाइटी की बातों से प्रभावित हो गई या फिर खुद की पर्सनल लाइफ में पर्सनल लाइफ में भी होता है, उसमें बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आया? देखिए, सोसाइटी मेरे लिए पूरी दुनिया सोसाइटी नहीं है। मेरे लिए वो लोग सोसाइटी है जो मेरे अगल बगल में घूम रहे होते हैं। डेफिनेटली पर्सनल लाइफ को ही मैं एक सोसाइटी को मापदंड कर रही हूँ, क्योंकि उनके साथ आप 24 घंटे रहते हैं, वो आपको नापते हैं, तोलते हैं। सोसाइटी में बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर मेरे लिए मेरी दुनिया वो है जो मेरे अगल बगल में है। आजकल तो लोग डिप्रेशन को मानते हैं मैम, पर कुछ टाइम पहले लोग कहते थे क्या होता है डिप्रेशन, कुछ भी नहीं होता है ना। कहते डिप्रेशन बकवास कर रही है, काम नहीं करना, डिप्रेशन बकवास। मतलब ये सोच आपको डिप्रेशन में ले गई? आपकी अगर कोई कमी को पोक करेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कंटिन्यूटी पे लगा रहेगा, आपके कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए उसने एक कदम ही उठा लिया है, तो फिर आप क्यों नहीं जाओगे? अगर मेरे को ये बोला जाएगा नहीं ये गलत है, अगर मैं बोलूंगी ये कवर ऐसा है, अब मैं बार बार बोलूंगी ना, एक टाइम के बाद भी बोलोगे हाँ बदल दो,
मैं इंसान हूँ, मैं लिविंग थिंग हूँ। जब नॉन लिविंग थिंग ऐसा सोच सकती है तो लिविंग थिंग क्यों नहीं सोच सकती है। उन शब्दों को शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जो आपको कहे गए, जो आपको दिल को चुभते थे, तो आपको लगा नहीं मुझे अब खुद से प्यार करना है, खुद के लिए जीना है, अपनी जिंदगी से इन टॉक्सिक चीजों को बाहर करना है। मैं आपको बिल्कुल एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। मैं पार्लर में जाती थी अपना काम करने के लिए 9:30 मॉर्निंग में, नहा धो के अपने पार्लर में जाते हैं 9:30, आने के बाद रात के शायद मैं 8:30-9 बजे घर पे आती थी। पूरे दिन कंटिन्यू काम करने के बाद बंदा पार्लर में नहाएगा धोएगा तो नहीं, आने के बाद मैं बच्चों में लग जाती थी, बच्चों को संभालने में उनके टाइम के साथ लगती थी। तो मुझे ऐसे 10 साढ़े 10 बज जाते थे। तो जो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं, हमारी दुनिया होती है, बोलती थी कितनी गंदी दिख रही है, तो कैसी सड़ेली सी बदबू सी आती है तेरे में, कितनी गंदी हो रखी है, क्योंकि मैंने सुबह मुंह धोया था और मैं रात तक मुंह नहीं धो पाई। इसलिए आजकल मैं अपनी हर लेडीज को बोलती हूँ, तुमको मैंने टाइम बांध दिया, दिन में 3 बार मुंह धोने का है। कुछ नहीं होगा उस 3 बार मुंह धोने पे, ये होगा कि आपने वो 3 बार जब मुंह धोया तो आपने अपनी लाइफ के 3 मिनट अपने आप को दे दिए, तो आप साफ हो जाओगे। आपको बट खुद आप से अच्छा काम लगेगा। करती थी, अपना ख्याल नहीं रख पाती थी, लेकिन जो कमाती थी वो तो घर में कंट्रीब्यूट करती थी। मैं अपने बच्चों को खुद पालती थी। अपने बच्चों के लिए मैंने A to Z उनको हॉस्पिटल से, जब मेरे बच्चा मेरे पेट में आया वहाँ से लेके आज तक मैंने सॉक्स के पैसे भी मैंने किसी से नहीं मांगे। लेकिन निशा जी, आपकी तो लव मैरिज हुई थी। प्यार के लिए तो इंसान जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। प्यार में जब धोखा मिला, क्योंकि आज तो मैं स्टूडियो में बैठकर आपसे ये बात कर रही हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने आपका एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था जिसमें आपका हाथ फ्रैक्चर था, आप रोते हुए अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल के बारे में बात कर रही थी और आप कह रही थी कि बहुत बड़ा धोखा मुझे मिला है और इसीलिए मैं अपने लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और अपने के नाम पर आप सोशल मीडिया यूजर्स को कह रही थी अपने, यानी कि ज़िंदगी में धोखा ऐसा मिला कि अपनों से भरोसा उठ गया। ये सच है, धोखा अपने ही देते हैं। मुझे सोशल मीडिया वाले लोग अनफॉलो कर देंगे, वो मेरा धोखा नहीं है। मैं इंसान हूँ, मैं फीलिंग से बनी हुई इंसान हूँ। मुझे हर्ट होता है कि कोई मुझे बुरा बोलता है और ऐसा बंदा बोलता है जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसको मैं अपना मानती हूँ। मैंने बिल्कुल ये वीडियो डाली थी, ये लास्ट ईयर की बात है, जिस पे मेरे पे अटैक मेरे हस्बैंड ने ही किया था। और हमारा डिवोर्स केस 5 साल से अलग से चल रहा है। मैं अपने बच्चे के साथ अपनी फैमिली में अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, वो अलग है। बट वो इनएथिकली मेरे घर में घुस के अटेम्प्ट किया गया था। हम दुनिया से प्यार की डिमांड करते हैं। मैं कभी नहीं बोलती वो गलत होगा, वो नहीं गलत होगा। कुछ गंदी चीज़ पे मैं भी नहीं बैठूंगी, उसको साफ करके बैठूंगी, वो बिल्कुल ठीक होगा। मैं उससे कह रही थी कि तुम मुझे प्यार करो, पर मैं खुद को तो प्यार ही नहीं कर पा रही थी ना। मैं खुद को टाइम नहीं दे रही थी। फिर मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं जैसी हूँ, मैं नहीं चेंज हो सकती हूँ, बट इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। एक्सेप्ट योर सेल्फ, बट फॉर द बेटर इम्प्रूवमेंट, नॉट फॉर एडजस्टिंग योर लाइफ। ऐसा नहीं। कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ मैं आपको आपकी इस थिंकिंग के लिए और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। आज तो आप बाकियों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि आप लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालें या फिर उन्हें अपने आप से प्यार करने के लिए मोटिवेट करें। ये तो रही पर्सनल लाइफ की बात, जिसमें आप कह रही हैं डिवोर्स केस चल रहा है, अभी आप सिंगल पेरेंट के तौर पर अपनी 2 बेटियों को पाल रही हैं, काम शानदार चल रहा है, वो तो सोशल मीडिया पर दिखता है, आपके चेहरे पर दिखता है, वो कॉन्फिडेंस अलग दिखता है। अब काम की कुछ बात हो जाए, किस तरीके से अभी मैनेज करती हैं, क्योंकि सिंगल पेरेंट के ज़िंदगी में भी बहुत से चैलेंजेस आते हैं, कैसे फैमिली लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करती हैं, और अब बेटियों को लेकर क्या सोचती हैं, बेटियों की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स जैसी आपने सही है वैसी तो नहीं होनी चाहिए, और प्रोफेशन कैसा जा रहा है, कैसे काम कर रही हैं, कमाई अगर आप जानना अपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो कर सकती हैं। लोगों की दुआ है, वो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझ पर विश्वास करते हैं। उन्होंने मुझे बदलते हुए देखा, इसलिए वो मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने वो 7-8 साल पहले वाली निशा भी देखी और आज की निशा भी देख रही है, और मैं लिख के देती हूँ अगली आने वाले 4-5 साल में भी निशा देखेंगे वो। मैं ये चीज़ प्रूव कर सकती हूँ और ये मैं चीज़ बता सकती हूँ, अगर आप अपने आप को बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। और बात रही प्रोफेशन की, लोग मेरे पास आते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो उनकी जो प्रॉब्लम है वो मैं इसलिए भी समझ पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है माता रानी ने मुझे वो दुख भी इसलिए दिया था कि मैं दूसरे लोगों की प्रॉब्लम समझ पाऊँ। और काम ऐसा चल रहा है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरे पिताजी मेरे भगवान हैं और वो मेरे साथ हैं, और माता रानी की दुआ है, तो उनके सपोर्ट से सब सही चलता है। पिताजी को भगवान क्यों कहा आपने? क्योंकि सोसाइटी से ऊपर उठ के उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा।
हम जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ उस बैकग्राउंड में यही बोला जाता है कि लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, लड़की शुड बी एडजस्ट। मेरे फादर ने कुछ टाइम तो मुझे भी यही बोला, नहीं बेटा अपनी लाइफ है, आपने बनाया, आप एडजस्ट करो। बट उनके कहे हुए हर शब्द जैसे उन्होंने मेरे को बोला वैसे अगर मैंने फॉलो किए तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हुई। और जब मेरे ऊपर टॉर्चर ज़्यादा हो गया, मेरे फादर ही फर्स्ट पर्सन थे बोलने वाले कि निशा अब आप अलग हो जाओ। अच्छा, चूंकि आपने कहा 19 साल से आप ये काम कर रही हैं, हाँ। वक्त बदला है, लोगों की सोच बदली है। आज तो ब्यूटिशियन खासतौर से महिलाओं के लिए तो एज अ गॉड होती है कि भाई हमारे लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगी। अगर मैं 20 साल पीछे जाऊं या 30 साल 40 साल पीछे जाऊं तो ब्यूटिशियन को या फिर पार्लर सैलून को लोग उस नज़र से नहीं देखते थे। लोग सोचते थे छोटा काम है, नहीं हमें ये काम नहीं करवाना। आज तो हाई फाई सोसाइटी में ये सब सीखा जाता है या फिर ये प्रोफेशन के तौर पर लिया जाता है। आपने उस दौर में जब ये काम शुरू किया था, क्या आपको ऐसी बातों का सामना करना पड़ा था? हाँ, वो आज भी करना पड़ सकता है। बल्कि मैंने जब शुरुआत किया था तो लेडीज़ को हेयर ड्रेसर में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। अच्छा मैं बाल काट रही हूँ, मैं कितना भी अच्छा हेयर कट करूँ, अच्छा ये तो औरत है, इससे नहीं कटाएंगे, आदमी से कटवाएंगे। अच्छा, इसको क्या काटने आएंगे। मैम आपको जो लुक चाहिए, जो आप फील करते हो वो मैं फील कर सकती हूँ। जैसे उनको बताया, समझाया, कर करके यहाँ तक आई। और पहले जो पास्ट लाइफ में था औरतों को मैटर ही नहीं करता था। औरतों को ये बताया गया था घर में रहो, घर में रहो। उनको यही नहीं पता चल रहा था कि भाई आपको ब्यूटीफुल दिखना, अच्छा दिखना कैसे नेसेसिटी है। मेरे पास 80-80 साल की एजेड लेडी आती है, वो मुझे कहते हैं कि मम्मी सुंदर बना दो। मैं बिल्कुल अभी पिछले 15 दिन पुरानी बात बता रही हूँ। एक लेडी चल भी नहीं पा रही थी, एजेड थी, ऊपर भी नहीं, मेरा फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे है, वो नीचे वाले मेरी एक ब्रांच में गई, बोली निशा को नीचे लेकर। मैं गई और वो रोने लगी, बोली मुझे सब आंटी बोलते, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने उनका हेयर कट, फेशियल, वेशियल सब किया उनका और वो खुश हुई, वो हैप्पी है। बोली मैं अपने हस्बैंड के मिलने जाऊंगी, मैं गांव में जाऊंगी, अच्छे से कर देना। तो मैंने कहा ये दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ कि हम जीना चाहते हैं। हमारा प्लेजर है कि लोगों ने हमें चूज किया गया है, तो उसमें हम उनको बताते हैं कॉम करते करते, मैडम आप तो बहुत सुंदर हो, आपको ये बाल ऐसे रखना चाहिए, सुलझा के रखो। कंघी करते हुए उनके उलझे हुए बालों को, उनकी ज़िंदगी जैसे उलझ गई ऐसे उनके बाल उलझ गए, उनको सुलझा के सॉफ्ट करते हैं। बच्चा होने के बाद बाल झड़ गए, उनको बाल देते हैं हम। एलोपेशिया से बाल बंद गए, लेडीज़ ने अपना मुंह ढक दिया, आईब्रो नहीं रही, बाल कहीं है नहीं, उस औरत को आप सोचो, सोसाइटी तो बाद में बोलेगी। वो लोग है ना, मतलब लोग उनको ये नहीं बोलते हैं कि मैडम अरे ये क्या हो गया, वो शायद हो सकता है प्यार में भी बोल रहे हो, हाँ बहन तेरे साथ क्या हो गया, बट उसकी आत्मा को बोलो, उसको शीशे में डेली दिखता है उसके साथ क्या हो गया। आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप उसको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन दे रहे हो। अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के। अच्छा, कुछ बातें और कुछ सवाल मेरे जहन में है। एक होता है मेकअप, मेकअप आपने लगाया, आपने रिमूव कर दिया, ये नॉर्मल मेकअप हुआ। एक होता है ट्रीटमेंट, जो स्किन बालों के लिए अलग तरीके से आप लोग देते होंगे, उसकी कुछ सेटिंग्स होती होंगी, उनका अलग रिजल्ट मिलता है। एक होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, वो भी पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है। फिर हेयर एक्सटेंशन है। मैं चाहूँगी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप बताएं दर्शकों को। देखिए मेकअप भी अच्छा लगता है। अगर मैं कहीं पार्टी में जा रही हूँ, मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन रही हूँ, मैंने मेकअप नहीं किया तो मैं अलग नहीं दिखूंगी, अलग नहीं दिखूंगी तो कोई मुझे देखेगा नहीं, और कोई मुझे देखेगा नहीं तो मैं खूबसूरत नहीं फील करूंगी। इट्स नॉट अबाउट दैट लोग आपको देखें या वो, इट्स लाइक मैं उन लोगों में रिप्रेजेंट हो जाऊं, इट्स ओनली दैट। तो मेकअप भी अच्छा लगता है, वो वंस अ वाइल लाइक गोइंग फॉर अ पार्टी, लुक प्रेजेंटेबल, तो दैट्स वैल्यू अ लॉट, करना भी चाहिए, है ना। अपने आप को पैम्पर करने के लिए क्या दिक्कत है। आप अपना पेट की भूख भरने के लिए चाहे आप समोसा खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे चिकन खाओ, वो तो उसकी बंदे की इच्छा है ना, उसको क्या खाना है, तो वो उसकी चॉइस है। और बात स्किन रही, स्किन हमेशा आपके साथ रहती है, जितनी आप साफ सुथरी। कई लोग बोलते हैं हमें तो बिल्कुल बदल नहीं, आपका जो रंग है, कई लोग कहते हैं हमें तो नेचुरल रहना, तो नेचुरल ही रहो। जो परमात्मा ने इवन करके भेजा उतना तो रख लो, जो भगवान ने दे रखा है उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, यहाँ से गंद, यहाँ से गंद। मैं बस कहती हूँ आप नेचुरली भगवान ने जैसे बना रखे हो ना, आप बस उसका ध्यान रख लो। आपने घर खरीद लिया, झाड़ू पोछा करके रखो, वरना वहां पे भी गंद हो जाएगा। अगर कोई चीज आप पे इतनी हावी हो रही है कि आपको साइकोलॉजिकल पेन और डिप्रेशन में दे रही है किसी भी चीज से, तो आप उसको जिंदगी से हटा दो। अगर हाथ सड़ जाए ना और वो पूरी बॉडी गलाए
तो उस हाथ को काट दो। ये मैं बिल्कुल सच है। अगर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी किसी भी टाइप की आपकी बॉडी या स्किन से रिलेटेड, आपको इतनी वो अपनी बॉडी से प्रॉब्लम आ रही है कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे, जी भी नहीं पा रहे हो, बस आपको वो ही दिख रहा है, तो आप करवा सकते हो। वरना अपनी स्किन केयर करो, अपने फेशियल्स करो, सर्जरी से थोड़ा सा दूर रहो। मैं ऐसा फील करती हूँ। अगर आपने अपने आप को पहले ही टाइम दिया होता ना, स्किन केयर किया होता, अच्छा फेशियल करवाया होता टाइम, तो सर्जरी की जरूरत नहीं होती। फिर भी अगर आपको लगे तब करवा सकते हो। अच्छा, मैं आपका फेस देख रही हूँ तो मेरा बार बार ध्यान आपकी आईलैशेस पर जा रहा है। आईलैशेस मैंने आपके वीडियोस में ही देखा है। इनफैक्ट आपसे बात करने से पहले मैंने सोचा आपके प्रोफेशन के बारे में जान लूँ। इतने छोटे छोटे हल्के बाल हैं तो आप बड़े बाल लगा दे रही हैं, आईलैशेस बिल्कुल खत्म है तो आप आईलैशेस दे दे रही हैं, आईब्रोज नहीं है तो आप आईब्रोज दे रही हैं। कुछ अनकंफर्टेबल नहीं होता क्या? हम रोजमर्रा की जिंदगी में किसी तरह की कोई कुछ परेशानी महसूस करते हैं इन सब चीजों से? नहीं, ब्यूटी से परेशानी केवल यही है, नजर लग जाएगी पड़ोसन जल जाएगी आपकी। ब्यूटी से कोई परेशानी नहीं है। आप देखो, एक औरत के आईब्रो नहीं है। हाँ। देखो, फैशन के लिए कोई की हल्की पड़ गई है, एज के साथ हल्की पड़ गई है ना, हाँ। उसकी फोटो खींचना, हाँ। और यंग एज में उसकी फोटो खींचना, वो आईब्रो भगवान ने भर के दी है, पर उम्र का पढ़ाव होता है, हर उम्र का पढ़ाव होता है। कई बार तो अर्ली एज में भी चली जाती है। हाँ, तो क्या होता है, ये तो फैशन के लिए हो गया, हमने उसको डार्क कर दिया। बट कई लेडीज होती हैं जिनके बिल्कुल नहीं होते, वो पेंसिल मार मार के काली बनाती हैं, वो गंदा लगता है और लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ। मैं बच्ची थी, छोटी थी, बचपन में हमारे गली में एक लेडी थी, उसके बाल नहीं थे और मुझे पता नहीं था। मैं मतलब होंगी 8-9 साल की। हमने लोगों को ये कहते हुए सुना था, अरे वो तो ऐसी है, बाल नहीं है, ये लेडीज ही लेडीज की बुराई कर रही थी। तो वो मैंने सुनी हुई बातें हैं कि औरतें पीठ पीछे जरूर बोलती हैं। मैं मेरे हस्बैंड की एक बात बताऊंगी, कड़वे शब्द थे उस टाइम पे, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही थी, ये कड़वे शब्द थे, बट ये बिल्कुल सही शब्द थे। आज मैं उसको बोलती हूँ। हम अलग हो गए, पर जो सही है सही है। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने 10,000 रुपए की ड्रेस पहनी थी और मैं मोटी दिख रही थी, काली दिखती थी, मैं काली थी, मोटी थी, बाल नहीं थे, 120 किलो की औरत थी। मैंने पैसा लगाया था ड्रेस पे। मैंने कहा, मैं कैसी लग रही हूँ जी? उसने घूम के बोला, मैं 100 रुपए की शर्ट पहन के बैठा हूँ, तेरे से अच्छा दिख रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में चली गई कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे कैसे बोला, बट वो सही बोल रहा था। वो अच्छा दिख रहा था, उसने अपने ऊपर काम कर रखा था। मैं अपने आप को प्यार नहीं कर रही थी। मैं सोची थी प्यार पैसे से पाया जाएगा। प्यार पैसे से नहीं पाया जाता, प्यार अपने आप को टाइम दे के पाया जाता है। एक प्यार आपने ऐसे भी खुद को किया है कि आपने अपना शौक पूरा किया है, म्यूजिक एल्बम बनाने का। हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी मम्मी ने मुझसे आके बोला कि बेड पे पड़ी टीवी देखती है, कुछ ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही। मैंने कहा, मैं इसलिए टीवी देखती हूँ कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये मुझे ताने नहीं मारते टीवी वाले। टीवी चल रहा है ना, मुझे ताना नहीं मार रही है। आप लोगों में बैठती हूँ ना, ताना लगता है मुझे, चुपती हैं बातें। तो मेरी मम्मी को उस टाइम रियलाइज हुआ तो वो सॉरी बोली। उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी मैंने तुझे हर्ट किया, ये भी ह्यूमैनिटी रहती है। तो मैंने कहा कि मम्मी एक दिन मैं वहाँ टीवी में दिखूंगी आपको। तो मम्मी बोली नहीं तू आ जाएगी। उन्होंने मोटिवेट किया, बट मैंने कहा नहीं, आज आपने मुझे ये बोला ये बेड पे पड़ी हुई टीवी देखते, मैं टीवी नहीं देखती अब। मैं फ़ोन ज़रूर देखती हूँ, मैं फ़ोन पे रहती हूँ, क्योंकि फ़ोन ने मुझे वो मुकाम दिया, वो लोगों तक पहुँचाया, इसलिए। बट मेरे घर में केबल या टीवी का कोई कनेक्शन नहीं है, मैं नहीं रखती हूँ, बट मैं फ़ोन पे ज़रूर रखती हूँ हर चीज़। सो ये वाला चाहिए। तो मैंने कहा था मैं टीवी पे आऊँगी, तो ये वाली बात हुई। एक ये मेरे माइंड में बैठी कि मुझे टीवी पे जाने का है, फ़ोन में भी नहीं, टीवी पे रहने का। दूसरी बात मेरे को ये आई थी कि मेरे को बोला जाता 25-26 साल तक की लड़की ही ब्यूटीफुल लड़की है, वही एक्टिंग कर सकती है, वही खूबसूरती की मिसाल है। ये मुझे बताया गया था। किसने बताया ये मैं नहीं बताना चाहती। 26-27 के बाद तो लड़कियां मुरझा जाती हैं, उसके बाद तो उनके एक ही लाइफ है, अपने बच्चे पालो, अपना कोई भी काम पेशा कर लो। तो मैं 36 की उम्र में एक्टिंग करती हूँ और अपनी प्रोडक्शन हाउस में खुद हीरोइन बनती हूँ। जिसको हीरो बनना बन जाओ, मैं हीरोइन होंगी। तो मेरा ये रूल है। तो मैं अपने आप को टीवी पे देख के, जब मेरा पहला गाना आया था तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी, केवल यही कि वो टीवी पे चल रहा है मेरा गाना। और मैं जो लड़की बेड पे लेटी थी, आज 36 में मैं टीवी पे हूँ। लोग कहते हैं, मैं ऑनलाइन नहीं बोलती मैं 16 की हूँ, मैं 16 की हूँ। तो लोग कहते हैं कि आप 16 की हो। मैं प्राउडली बोलती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल दिए अपनी ज़िंदगी को, तो मैं 36 की हूँ और मैं खूबसूरत हूँ और मेरी 2 बेटी की माँ है और मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ इस एज में। अच्छा लगा आपका खुद का अपने लिए प्यार देखकर, और मुझे लगता है कि
जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उन्हें ज़िंदगी में इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी खुद से प्यार करने की। मुझे भी मिल गई है। हम महिलाएं की आज आप खास मेहमान हैं, तो मैं कहूँगी कि आखिर में आप हम महिलाएं के दर्शकों को क्या संदेश देंगी? हालांकि आपने अपनी पूरी बातचीत में बहुत से संदेश दे दिए हैं, लेकिन एंड कमेंट। मैं केवल आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी, इंडिपेंडेंट बनो, इतना स्ट्रांग बनो, अपने अंदर एक हुनर डालो। सोसाइटी को आप चेंज कर सकते हो, सोसाइटी आपको चेंज नहीं कर सकती है, और वो आप तभी कर सकते हो जब आप स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होगे। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने आप से प्यार करो, पर अपने आप से प्यार तभी होता है जब दो पॉकेट में पैसे होते हैं। जब पैसे कब होंगे? जब आपके हाथ में कला होगी, आपके पास हुनर होगा, आप कमा पाओगे। अगर आपने वो गवा दिया है तो अपनी बेटियों के साथ ऐसा मत करो। बी स्ट्रॉन्ग, अपनी बेटियों के हाथ में हुनर डालो, उनको एजुकेटेड करो और उनके साथ खड़े रहो। सोसाइटी से अपने बच्चों को मत जज करो कि सोसाइटी क्या कहेगी। कल को आपकी बेटी भगवान ना खालसा ऐसी मुसीबत में पड़े कि उसके ऊपर भार पड़े। मेरे पास बहुत औरतें आती हैं जहाँ पे उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट मतलब मारते पीटते, पर परिवार वाले भी कहते घर में पड़ी रहो, आपकी लाइफ वो है। ऐसा मत करो, अपनी बेटी का साथ दो। ऐसा सोसाइटी से अपनी बेटी को मत छोड़ो। और बेटियों को भी ये कहती हूँ, इंडिपेंडेंट बनो। पॉकेट में 2 पैसा होगा तब अपने आप से प्यार होगा, वरना नहीं होगा। सो बी इंडिपेंडेंट, बी स्ट्रॉन्ग, बी होनेस्ट, दैट्स ऑल। आपने बहुत सी उम्मीद भी हम महिलाओं के दर्शकों में जगा दी है, और मुझे लगता है इन उम्मीदों पर काम करते हुए वो भी आपकी तरह स्ट्रांग बन जाएंगी, भले ही कितना भी स्ट्रगल उन्होंने अपने जीवन में देखा हो। बहुत शुक्रिया निशा लांबा जी। निशा लांबा को आज द निशा लांबा के तौर पर लोग जानते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। आपको इसी तरह लोगों का प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू। जय माता।